अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आईनी तरमीम मंजूर हो चुकी, इसका गजट नोटिफिकेशन भी हो चुका और ये लागू भी हो चुकी है। और अब इस आईनी तरमीम के तहत चीफ जस्टिस पाकिस्तान की नामजदगी के लिए कमेटी भी कायम की जा चुकी है। इस कमेटी का कल 4 बजे इजलास बुलाया गया है और कल मुमकिन तौर पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की नामजदगी की जाएगी। 3 टॉप नाम जो हमारे सामने हैं वो भेजे जाएंगे और फिर कमेटी अक्सरियत की बुनियाद पर यानी 2/3 अक्सरियत से चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम की सिफारिश करेगी। अब मामला इसमें यह है कि हुकूमत जिस बैल से या जिस ट्रेन से टकराने से बचने की कोशिश कर रही थी, बज़ाहिर ऐसे लगता है कि वही ट्रेन एक बार फिर हुकूमत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। जल्दबाजी कहें या कोई गलती कहें, हुकूमत से एक ऐसा ब्लंडर हुआ है जिसकी वजह से ये पूरी आईनी तरमीम जिस मकसद को पूरा करने के लिए लाई गई थी, बज़ाहिर वो मकसद हमें फौत होता हुआ नजर आता है। वफाकी हुकूमत की जानिब से आईनी तरमीम में कौन सी बड़ी गलती की गई है, इसके ऊपर बात करेंगे। वैसे ये एक गलती है जो हमने एक तरह से अभी तक पकड़ी है। इस आईनी तरमीम को जब बैठकर मजीद गौर से पढ़ा जाएगा, देखा जाएगा, परखा जाएगा, जायजा लिया जाएगा, तो फिर इसमें से मजीद ऐसी ऐसी गलतियां निकलेंगी कि ये वफाकी हुकूमत शायद खुद शर्मिंदगी की एक तस्वीर बनकर रह जाएगी। बहरहाल वो गलती क्या है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और इसमें सुप्रीम कोर्ट के ही एक जज का बहुत बड़ा किरदार भी सामने आता है। वो कौन है और उनका किरदार कैसे बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, उसके ऊपर भी आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे। इसके अलावा बल्ले के इंतखाबी निशान की पीटीआई की नजरसानी दरखास्त भी खारिज हो चुकी, लेकिन इस नजरसानी दरखास्त के खारिज होने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक रास्ता अब भी मौजूद है। वो क्या है, उसके हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। तो आगाज करते हैं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से आईनी तरमीम मंजूर की गई, सदर ने मंजूरी दी हतमी, और उसके बाद उसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका, जिसके बाद आज ही मुख्तलिफ सियासी जमातों से चीफ जस्टिस पाकिस्तान की नामजदगी के लिए कमेटी के मेंबरान के तौर पर नाम मांगे गए। तमाम सियासी जमातों ने नाम दे दिए है और अब इस कमेटी का जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी हो चुका है। और 12 जो अराकीन है उस पर मुश्तमिल ये कमेटी है, जिसमें 8 MNAs है और 4 सेनेटर बनते हैं, जिसमें हुकूमत और अपोजिशन के लोग भी शामिल है। इस कमेटी में ख्वाजा आसिफ जो वजीर दिफा है, MNA है। इसके अलावा वफाकी वजीर एहसन इकबाल है, शाइस्ता परवेज मलिक है, परवेज राजा परवेज अशरफ है पीपल्स पार्टी से, सैयद नवीद कमर है पीपल्स पार्टी से, राना अंसर एक MNA है। इसके अलावा गौहर अली खान है, साहिबजादा मोहम्मद हामिद रजा है। उसके अलावा सेनेटर फारूक एच नायक है, सेनेटर आजम नजीर तारड़, सेनेटर अली जफर और सेनेटर कामरान मुर्तजा। ये 12 अराकीन पर मुश्तमिल ये कमेटी है जो कल दिन 4 बजे चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम की मंजूरी के लिए, उसकी सिफारिश के लिए इजलास तलब करेगी। 4 बजे होने वाले इजलास में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 सीनियर तरीन जज साहबान जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी के नामों पर गौर करेगी और 2/3 अक्सरियत यानी 12 में से 8 जो इसके मेंबरान होंगे उनका वोट दरकार होगा चीफ जस्टिस पाकिस्तान की नामजदगी और उनके नाम की सिफारिश के लिए, जो इस वक्त हुकूमत के पास नंबर पूरे हैं। क्योंकि JUI का वैसे अगर शामिल किया जाए तो क्योंकि वो आईनी तरमीम में साथ दे चुके हैं, तो मुमकिन तौर पर वो नाम भी उन्हीं के पास जाएगा और इस तरह ये जो फैसला है ये 3/4 से ये आ सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 जो मेंबरान हैं वो मुमकिन तौर पर कल नाम की जो है वो मुखालफत भी कर सकते हैं, अगर सीनियर तरीन जजेस को छोड़कर किसी जूनियर यानी जस्टिस जो है वो मुनीब अख्तर या जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम की सिफारिश की जाती है, तो मुमकिन तौर पर उनके नाम पर इख्तलाफ हो सकता है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ रहा है कि सीनियरिटी का जो असूल पहले से मौजूद है उसी के ऊपर ही ये तकर्रियां होनी चाहिए। बहरहाल अब कल इजलास है, मजीद जो तफसीलात वजाहत हैं वो इजलास के बाद ही सामने आएंगी कि किस सियासी जमात के कौन कौन से रुकन ने किस नाम की मुखालफत की है। यह भी हो सकता है कि सारे नाम जस्टिस मंसूर अली शाह पर ही मुत्तफिक हो और मुत्तफिका तौर पर उनके नाम की सिफारिश कर दी जाए, या जस्टिस मुनीब अख्तर का नाम भी आ सकता है, जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम भी आ सकता है। तो ये कल ही पता चलेगा कि इसमें क्या मामला बनता है। लेकिन चूंकि वफाकी हुकूमत एक गलती कर चुकी है और वो गलती एक ऐसी गलती है कि उस गलती को दूर करने की तो अब कोशिश वैसे नहीं की जा सकती, लेकिन
उस गलती का फायदा उठाया जा सकता है और वो गलती का फायदा उठाने में मदद कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के ही जस्टिस याहिया अफरीदी, जिनका नाम भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जो फहरिस्त है उसमें शामिल होगा। जस्टिस याहिया अफरीदी इस वक्त तकरीबन 60 साल से कम है, तकरीबन 59 साल उनकी तकरीबन उम्र है और जस्टिस याहिया अफरीदी 2030 तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे और वो रिटायरमेंट से पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी बनेंगे। तकरीबन साल 1.5 साल शायद उनका भी टेन्योर बनता है और वो इस अरसे के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेंगे। लेकिन अगर फर्ज करें कल जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के नाम की सिफारिश कर दी जाती है और वो इस पर एतराज भी नहीं करते, तो फिर जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस बनेंगे और फिर 3 साल के बाद चीफ जस्टिस के ओहदे की जब मुद्दत खत्म होगी तो उनको रिटायर होना पड़ेगा। इस तरह उनके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बतौर जज 3 साल जाया हो जाएंगे। दूसरी अहम बात यह है कि जस्टिस याहिया अफरीदी हर तरह के तनाजे से बचने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमने मुख्तलिफ जजेस के मुख्तलिफ जो है ना वो तनाज़ात या उनके कहीं ना कहीं कुछ इशूज हमने देखे, लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी के बारे में ये बड़े वसूख के साथ कहा जा सकता है कि वो हर तरह की जो छोटी मोटी इस तरह की होती है ना सिचुएशंस, वो वहां से भी बचने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से आज तक जस्टिस याहिया अफरीदी के हवाले से कोई ऐसी खबर या कोई ऐसी इतला हम तक एज अ कोर्ट रिपोर्टर हम तक नहीं पहुंची। और इसके अलावा एक मिसाल और भी है कि जस्टिस याहिया अफरीदी को गुज़श्ता दिनों जब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून कमेटी तब्दील की गई थी और सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाला गया था, तो कहा गया था कि जस्टिस याहिया अफरीदी को अप्रोच किया गया लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। वो इनकार करने की वजह क्या है? जस्टिस याहिया अफरीदी उस मुतनाज़ा कमेटी का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे जो सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट के फैसले की नफी करके एक सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए बनाई गई थी, जिसमें से इंतहाई भूंडे अंदाज में, इंतहाई मुतनाज़ा तरीके से जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को निकाला गया और उसकी जगह काजी साहब ने अपने मनपसंद और दस्तखती जज जस्टिस अमीनुद्दीन को उस कमेटी में शामिल किया। तो जस्टिस याहिया अफरीदी हमें हर तनाजे से बचते हुए, कन्नी कतराते हुए हमें वो नजर आते हैं। तो ये एक तरह से उनका प्लस पॉइंट भी है क्योंकि वो जिस आईनी ओहदे पर बैठे हैं वहां पर पांव बड़े फूंक फूंक कर रखना पड़ते हैं और शायद यही उनकी आदत है। वैसे हम उनके पर तनकीद भी करते रहते हैं, उनका एक अपना स्टाइल है कि वो हर अहम केस में कहीं ना कहीं वो अपने इख्तलाफी नोट का एक रास्ता जो है वो बना लेते हैं और वो अमूमन हमने उनको इख्तलाफी नोट लिखते हुए देखा है। मखसूस नशिस्तों वाले केस में भी आप देख लें, जस्टिस याहिया अफरीदी अकेले जज थे जिन्होंने अपना अकेला इख्तलाफी नोट लिखा था, किसी जज के साथ उन्होंने मिलकर इख्तलाफी नोट भी नहीं लिखा। तो ये एक उनकी फितरत है, एक नेचर है, वो अलग थलग रहने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन जहां तनाज़ात से बचने की बात हो तो जस्टिस याहिया अफरीदी हर तरह के तनाज़े से बचने की कोशिश करते हैं। अब यहीं पर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का वो अहम जो इकदाम है वो भी बड़ी अहमियत का हामिल वो बन जाता है और वो क्या है? फर्ज करें कल 3 रुकनी जो 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी है वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी में से जस्टिस जो याहिया अफरीदी है उनके नाम की सिफारिश कर देती है। जैसे मैंने कहा कि हुकूमत के पास 8 की बजाय मुमकिन तौर पर 9 वोट है क्योंकि मौलाना साहब का जो सेनेटर कामरान मुर्तजा का वोट है वो भी शायद हुकूमत को ही हमें मिलता हुआ नजर आएगा। तो फर्ज करें कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के नाम की सिफारिश हो जाती है और जस्टिस याहिया अफरीदी या तो वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन जाते हैं तो फिर एक अलग सिनेरियो होगा। फिर ये भी एक सवाल पैदा होगा कि क्या जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनकर अदलिया के अमूर के अंदर मदाखलत की गई इन तरामीम के खिलाफ किसी किस्म की कोई जो है वो जो जुडिशल कार्रवाई है वो कर सकते हैं? क्या इसके ऊपर कोई सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट बनाई जाएगी जो इन आईनी तरामीम का जायजा लेगी? तो ये बहुत सारे इशूज हैं जो उनके चीफ जस्टिस बनने के बाद भी उनसे एक तरह से मंसूब किए जा सकते हैं कि शायद वो इन आईनी तरामीम के खिलाफ एक फुल कोर्ट बनाएंगे बतौर चीफ जस्टिस। अगर वो बन जाते हैं, वो इनकार नहीं करते, तो फिर फुल कोर्ट बैठेगी और इन आईनी तरामीम की आईनी और कानूनी हैसियत का जायजा लिया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या ये अदलिया की आज़ादी के बुनियादी असूल की कहीं खिलाफ वर्जी तो नहीं। तो एक तो ये सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो क्या है? दूसरा सिनेरियो इसमें यह बनता है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब वो इन आईनी तरामीम के तनाजुर में कमेटी के फैसले की नफी करें और कहें कि मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बनना चाहता। अब वो जब कहेंगे कि मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बनना चाहता तो यहां से वो अहम चीज जो है वो शुरू होती है और वो क्या है? अगर आप ये जो आईनी तरमीम का सेक्शन 175A है उसका सब सेक्शन 3 अगर आप पढ़ें तो उसके अंदर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्री का तरीकाकार लिखा है और उसमें लिखा है कि पार्लिमानी कमेटी
3 टॉप जजेस में से किसी एक जज का इंतखाब करेगी 2/3 अक्सरियत की बुनियाद पर, और वो नाम फिर वजीर आजम को भिजवाया जाएगा। वजीर आजम वो नाम सदर को भिजवाएंगे और सदर मुमलिकत उसके ऊपर मंजूरी देंगे और फिर वजारत कानून उसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करेगी। अब इसके दरमियान में एक और प्रीवाइजो है और उसमें लिखा है कि प्रोवाइडेड दैट वेयर द नॉमिनी अंडर दिस क्लॉज डिक्लाइंस a judge from the remaining judges amongst the 3 most senior judges shall be considered and nominated। अब फर्ज करें कि 3 सीनियर 3 जज हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी। जस्टिस याहिया अफरीदी इनकार कर देते हैं तो पीछे इस शिक के तहत 2 जो जज बनते हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, उनमें से चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इंतखाब किया जाएगा। अगर उनमें से भी कोई और जज इनकार कर दे, मिसाल के तौर पे जस्टिस मंसूर अली शाह की बजाय जस्टिस मुनीब अख्तर का नाम आ जाता है और फिर वो भी इनकार कर देते हैं, तो फिर जो चौथे और 5वें नंबर पर मौजूद जजेस होंगे, फिर उनको जो है वो अप्रोच किया जाएगा और उनको इस पैनल में शामिल किया जाएगा और फिर वहां से एक बार फिर चीफ जस्टिस की तैनाती का प्रोसीजर जो है वो शुरू होगा। तो ये इसको जल्दबाजी कहें या इसको गलती कहें, आईनी तरमीम के अंदर ये सुकम सामने आ चुका है कि अगर टॉप 3 में से एक जज भी इनकार कर दे चीफ जस्टिस बनने से, तो जो बाकी 2 बच जाएंगे उनमें से फिर पार्लिमानी कमेटी चीफ जस्टिस मुंतखब करने की पाबंद होगी। तो अब देखना यह है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब इस हवाले से कल क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। फर्ज करें, मैंने जैसे कहा कि कमेटी जस्टिस मंसूर अली शाह के नाम की भी सिफारिश कर सकती है, जस्टिस मुनीब अख्तर के नाम की सिफारिश कर सकती है, जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम की सिफारिश कर सकती है, ये तो कल ही पता चलेगा। लेकिन अगर जस्टिस याहिया अफरीदी जैसे कि नाम लिया जा रहा है, बल्कि आईनी तरमीम से पहले ही कहा जा रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा से मुमकिन तौर पर अगला चीफ जस्टिस आ सकता है और वो जस्टिस याहिया अफरीदी बनते थे, तो उनका नाम जो है वो पहले ही सर्कुलेट कर रहा था। लेकिन अब अगर ये आईनी तरमीम आने के बाद ये सुकम मौजूद है और कल कमेटी इस हवाले से कोई फैसला करती है और जस्टिस याहिया अफरीदी इनकार कर देते हैं, जैसे मैंने कहा कि अगर वो अभी चीफ जस्टिस बने तो उनके 3 साल की सर्विस जाया हो जाएगी और वो आज अगर वो जज नहीं बनते और कल को ये जो चीफ जस्टिस की तकर्री के हवाले से तरमीम है ये कलअदम करार दे दी जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की फुल कोर्ट की जानिब से, तो वो फिर एक बार चीफ जस्टिस की दौड़ में शामिल हो जाएंगे। तो इसलिए उनका कोई बज़ाहिर ज्यादा नुकसान नहीं है। इवन कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो चीफ जस्टिस बन जाए, 3 साल बाद वो रिटायर हो, तो अगले चीफ जस्टिस के लिए एक बार फिर जस्टिस जो याहिया अफरीदी है उनका नाम जेर गौर आएगा, बल्कि उससे अगले में भी आएगा। तो ये एक बड़ा अहम ये मौका है कि जस्टिस याहिया अफरीदी इस हवाले से क्या फैसला करते हैं, क्योंकि उनका एक फैसला अदलिया की आजादी के साथ बराह रास्त जुड़ा हुआ है। देखना यह है कि कल जब कमेटी अगर फर्ज करे कि उनके नाम की सिफारिश करती है, तो फिर इस आईनी शिक में मौजूद सुकम को जो है उसका फायदा ये सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान उठा सकते हैं और फिर उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह में से किसी एक का इंतखाब हुकूमत को करना पड़ेगा। तो ये एक ऐसी गलती थी जिससे हुकूमत बचने की कोशिश कर रही थी और बज़ाहिर ये एक भयानक ख्वाब की सूरत में एक बार फिर हुकूमत के सामने आकर खड़ी हो गई है। अब देखना यह है कि हुकूमत इस क्राइसिस से कैसे निकलती है। जैसे मैंने कहा कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा इस आईनी तरमीम को पढ़ा जाएगा, इसके अंदर से बहुत ज्यादा गलतियां, खामियां, सुकम सामने आएंगे। एक सुकम तो यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट अब इस आईनी तरमीम के तहत बन ही नहीं सकती, तो यह भी एक बहुत सुकम है कि इसका क्या प्रोसीजर होगा और इस आईनी तरमीम को चैलेंज किया जाएगा तो क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के 5 जज उसको सुनेंगे, क्योंकि आईनी मामलात के लिए 5 रुकनी जो आईनी बेंच है वो बनाने का कहा गया। तो ये बहुत सारी गलतियां हैं क्योंकि ये उजलत में की गई, रात के अंधेरे में की गई, इसलिए खामियां मौजूद है। अब आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पीटीआई का बल्ले का इंतखाबी निशान पर नजरसानी भी खारिज हो चुकी और अब बज़ाहिर पीटीआई के पास कोई ऐसा ऑप्शन बचता हुआ नजर नहीं आता, लेकिन एक ऑप्शन मौजूद है और वो ऑप्शन क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पीटीआई एक मुतफर्रिक या मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल करे और चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की रिटायरमेंट के बाद, और उसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए कि जब आईनी तरमीम मंजूर हो चुकी थी तो उसकी मंजूरी के बावजूद नया बेंच बनाने की बजाय चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने हमारी दरखास्त खारिज की, जो इंसाफ के तकाजों के मुनाफी है। इसलिए इस केस को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, इसको रिस्टोर किया जाए, बहाल किया जाए और पीटीआई के बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतल्लिक नजरसानी दरखास्त सुनी जाए, इसके ऊपर लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए, क्योंकि ये आइन और कानून की तशरीह का मामला है और इस पर पीटीआई ने पहले भी एतराज उठाया था जब मरकजी केस था, लेकिन उस वक्त भी काजी साहब ने
इसका जो एतराज था वो रद्द किया था। तो एक बार फिर आज भी जब केस की समाअत हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो हामिद खान साहब की जानिब से ये नुक्ता उठाया गया, लेकिन काजी साहब चूंकि ताज्जुब से भरे हुए थे तो उन्होंने उनका जो हामिद खान साहब का मौक़िफ़ था उसको रद्द कर दिया। तो ये एक नुक्ता, एक ऑप्शन अभी भी, एक विंडो अभी भी खुली हुई है पीटीआई के लिए कि वो सुप्रीम कोर्ट से काजी साहब की रिटायरमेंट के बाद अप्रोच करें और सुप्रीम कोर्ट से कहें कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, इस पर लार्जर बेंच बनना चाहिए था। लेकिन काजी साहब एक मुतासिब जज थे और उन्होंने कमरे अदालत में भी अपने तासुब का खुलकर इजहार किया और पीटीआई की दरखास्त खारिज की। तो इसलिए अदालत से इस्तदा है कि इस दरखास्त को दोबारा बहाल किया जाए और इसको ओपन कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, और साथ ही इस पर, चूंकि ये कानून की तशरीह का मामला है, इस पर लार्जर बेंच भी तश्कील दिया जाए। तो ये एक रास्ता है जिसको पीटीआई जिससे फायदा उठा सकती है। अब देखना यह है कि क्या पीटीआई की लीडरशिप इससे मुस्तफीद होती है या फिर इस पर मिट्टी डालो पॉलिसी की तरह अमल करते हुए आगे चलती है, क्योंकि पीटीआई पहले ही इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा चुकी है। लेकिन ये छाप पीटीआई के ऊपर जरूर लग गई है कि पीटीआई ने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए ही नहीं। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने भी तस्लीम किया कि पीटीआई ने कराए, लेकिन उसमें कुछ खामियां, बगौर इलेक्शन कमीशन के उसके अंदर खामियां मौजूद थी। जबकि काजी साहब ने तो ये कहा कि पीटीआई ने सिरे से इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए ही नहीं है। तो ये एक झूठ है जो पीटीआई से मंसूब हो गया। तो पीटीआई को चाहिए कि वो इस झूठ को रद्द करने के लिए ये दरखास्त, मुतफरिक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर करे और नजरसानी के हवाले से एक बार फिर दलाइल दे, क्योंकि पीटीआई ने मेरिट पर दलाइल दिए ही नहीं, वो बेंच के पर एतराज करते रहे और बेंच पर एतराज के दौरान ही अदालत ने उनकी दरखास्त मुस्तरद कर दी। तो ये कुछ तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना थी। सईद बलोच को इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।